स्टूडेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक से गद्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और इस चैप्टर से मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस इतने ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और लगाते चलो आंसर। देखिए क्या कह रहा है, बातचीत शीर्षक पाठ क्या है? अब बताओ जी, बातचीत यानी कि पहला जो चैप्टर है बातचीत वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? तो आपको पता होना चाहिए कि बातचीत शीर्षक पाठ जो है एक प्रकार का निबंध है जो कि ललित निबंध ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने इसका जो है लेखक परिचय वाला वीडियो दे चुका है, अगर आप जो है उसको देखे होंगे तो भाई आपका इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, जो कि ललित निबंध है। ऑप्शन डी लगा लो और लगाते चलो, देखो कितना सही कर पाते हो आप। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अब बताओ जी, मैंने नहीं बताया था क्या बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, आपको भी पता होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखते चलिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बताओ जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने बताया था कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, इसलिए 3 का ए करेक्ट हो जाएगा। 3 का ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो ये दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 4 का ए इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर से मैं जितना ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं उसको आप भाई याद जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम था पार्वती देवी, आपको भी पता होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे। ओके, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे, अभी मैंने बताया। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो 6 का आप लगा रहे हो सर, इसका तो बी हो जाएगा। लगा लो ना जी, 6 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो आप सभी? तो बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम था पार्वती देवी, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी, जो कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा इन्होंने ही जगाई थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? अभी तो मैंने बताया कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो माता पार्वती देवी ने। भाई ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। वैसे भी हर किसी के माता पिता होते हैं जो माता चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, कुछ करे जीवन में। उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट की माता जी, इन्होंने इनके मन में अध्ययन की रुचि यानी कि पढ़ाई करने की रुचि एवं लालसा जगाई थी, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? लगाओ जी, कितना आसान सा सवाल आ चुका है आपके सामने कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म आखिरकार कब हुआ था? तो यह हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को, इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1844 को क्या हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? निधन मतलब हो गया मृत्यु। मृत्यु
मृत्यु कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10 का सी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से क्लास को लाइक जरूर करेंगे आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? भाई कहाँ के रहने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट जी? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? समस्तीपुर बिहार, पटना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 11 का डी इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो 1000। कौन सा? तो ऑप्शन ए में राइट आंसर दिया गया, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, क्या बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे कैसे निकल पड़ता है? भाई बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या फिर हंसने से। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये बातचीत के जरिए, जो कि बालकृष्ण भट्ट यही बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित है? जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो किस लेखक के रचित प्रहसन है? भाई प्रहसन है। प्रहसन बालकृष्ण भट्ट के 3 थे, आपको भी पता होगा, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। लेखक परिचय वाले वीडियो में मैंने ये बता चुका है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? लगाओ जी। तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो ऑप्शन बी में दिया गया, करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे संयोगिता स्वयंवर, यहाँ दमयंती की जगह दे दिया जाए कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना? संयोगिता स्वयंवर जो है ये किसकी रचना है? तब आप लगा देना कौन सा? तो श्रीनिवास दास की रचना है। लेकिन यहाँ पूछा गया है दमयंती स्वयंवर जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। संयोगिता स्वयंवर, लो जी वही क्वेश्चन आ चुका है जो अभी मैंने बताया कि संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो है श्रीनिवास दास की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नहीं है भाई, तो कौन सी? तो नूतन ब्रह्मचारी तो है, 100 जान 100 जान ये भी है, और सद्भाव का अभाव ये भी है। तो परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इनमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है पूछा गया। भाई कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है? तो आपको पता होगा कि ये रेल का विकट के लिए ये इन्हीं की रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? मैंने यहाँ क्लियर 2 क्वेश्चन को किया था कि अगर युग पूछे तो आप भारतेंदु युग लगा देना, अगर काल पूछे तो आधुनिक काल लगा देना। तो कौन सा पूछा गया? बालकृष्ण भट्ट किस युग पूछा ना भाई, तो भारतेंदु युग लगा लो ना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। आपके सामने आ चुका है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का भाई उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो वो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि ऑप्शन डी में जो दिया गया है विकल्प नंबर डी जो है करेक्ट है। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तो वो है आत्मीयता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी तो मैंने बताया अवाक होकर अपने से बातचीत करना भाई, उसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा निकाला था? तो भाई हिंदी प्रदीप नामक। कब निकाला था? तो 1877 में। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? लगाओ जी, कितना करेक्ट लगाते हो आप सभी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। 23 का ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने आ चुका है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार? काल पूछा तो आप कौन सा लगाओगे? लगाओ आपसे भी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो अब ऐसी बात है कि आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। युग पूछे भारतेंदु युग, और काल पूछे तो आधुनिक काल। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? लगाओ जी, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार थे, हाँ जी थे। निबंधकार भी थे और
आलोचनाकार भी थे लेकिन महाकाव्यकार नहीं थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 25 का बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है। किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? किसने कहा है ये बताना है आपको। ये कहा है बेन जॉनसन साहब ने। बेन जॉनसन साहब ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है और असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, वो एडिसन साहब ने कहा था। दोनों को आप याद रखिएगा, ब से बेन जॉनसन और ब से बोलने से, दोनों को भाई यहाँ तो मिलता जुलता है। ब से बोलने से बेन जॉनसन ने कहा था और ये 27 में वही क्वेश्चन आएगा, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है और यह कहा था एडिसन साहब ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई दोनों को याद रखिएगा, दो में से एक तो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर एक बार आ ही जाता है। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन कौन से थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, राधाचरण गोस्वामी ये भी थे, प्रताप नारायण मिश्र ये भी थे और प्रेमघन जी ये भी थे। तो उपरोक्त सभी लगा लो, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 का डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो यह क्या एडिसन और स्टील से? तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर दिया गया है। 29 का इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या करा है। चमनिस्तान का अर्थ क्या होता है? चमनिस्तान का अर्थ हो जाता है हरे भरे बागों का इलाका। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए करेक्ट है। 30 का इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अगर हमें वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति ना होती तो भैया पूरा सृष्टि जो है ये गूंगा टाइप मतलब प्रतीत होता। इसलिए आप कह सकते हो गूंगी प्रतीत होती। किसके बोले वाक शक्ति के ना होने के कारण ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बोलने की शक्ति नहीं होती तो भाई कैसा लगता है ये दुनिया, मतलब क्या बोले। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? स्पीच, वक्तृता और बातचीत। कौन सा ऑप्शन में डी में दिया गया है? राइट आंसर है, लगा लो 32 का डी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? तो 1867 में। ऑप्शन सी में दिया गया करेक्ट आंसर है। लेखक परिचय वाली वीडियो में ये क्वेश्चन था। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट ने कब लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी? कब की थी? तो 1886 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको भी याद रखिएगा, श्रीनिवास दास की रचना कौन सी? तो संयोगिता स्वयंवर है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है। रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की कैसी कृति है? रसातल यात्रा जो है ये बालकृष्ण भट्ट की कैसी कृति है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध या फिर प्रहसन है? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? तो यह एक प्रकार का उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग